Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorials. Our today's topic is concepts of evolution and theories of organic evolution. एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स को एज यूजुअल ये टॉपिक इस तरीके से पूछा जाता है जैसे कि आपके सामने हेडिंग दी गई है। और अगर बीएससी स्टूडेंट्स की बात करें तो इवोल्यूशन चैप्टर रहता है उन्हें अलग से, और उस इवोल्यूशन चैप्टर में भी ये सारी बातें आती है। तो अगर आप दोनों ही क्लासेस में से किसी एक क्लास में हैं तो आपके लिए दोनों के लिए ही ये वीडियो यूजफुल रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं बात कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ तो इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन, इस अर्थ का इवोल्यूशन, यहाँ पर रहने वाली हर चीज का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा, ये कैसे बनी होंगी, लाइफ कैसे आई, चीजें कैसे बनी, ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, ये सारे क्वेश्चंस इसी इवोल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ने होते हैं। और अगर मैं शुरुआत में आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूं इस टॉपिक का, तो ये जो इवोल्यूशन है, बेसिकली इवोल्यूशन ये कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो पूरा यूनिवर्स ही क्यों ना हो, वो खुद ब खुद बना होगा। एक एक चीज करके किसी चीज में इवोल्यूशन आता गया होगा और सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए होंगे और ऐसे यूनिवर्स भी बन गया होगा। तो होता क्या, ये थ्योरी कहती है कि यहाँ गॉड एग्जिस्ट नहीं करता इस थ्योरी के हिसाब से। और जो एथिस्ट होते हैं, जो कि गॉड को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वही ये थ्योरी को देने वाले भी रहे हैं। तो उनका ये कंसेप्ट है बेसिकली कि कोई चीज यहाँ पर खुद से नहीं हुई होगी, और खुद से हुई नहीं है इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ चला होगा, बिग बैंग थ्योरी हुई होगी और ऐसे करते करते चीजें बनती गई। तो कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स भी आपके होंगे तो वो आपको यही बात बताएंगे कि फिर इतने परफेक्शन के साथ कोई चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक रोबोट भी हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको अगर इंटेंशनली भी, डेलिबरेटली भी फॉर्म करने की कोशिश करें तो वो चीजें इतने अच्छे से हमसे नहीं बन पाती। तो ये खुद से वो चीजें फिर इतने अच्छे से कैसे हो गई, ये क्वेश्चन आज भी उठता है। इसका कोई आंसर हमें नहीं मिल पाया कि ये इवोल्यूशन ऐसे इतने प्रॉपरली कैसे हो गया, अभी भी इसका आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे कि हम एक साइंस स्टूडेंट है, तो साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें जो भी थ्योरीज है उन्हें एज इट इज याद करना होता है, पढ़ना पड़ता है। तो हम यही मानेंगे कि इवोल्यूशन खुद ब खुद तो हुआ है और एक एक करके चीज डेवलप होती गई और इवोल्यूशन हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वही डाउट्स फिर भी बाकी रहेंगे कि इतना परफेक्शन कहाँ से आ सकता है। अब क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन यहाँ पर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल अनऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंसेस चेंजेस बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो सिंपल चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर बदल जाती है धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो एक बेस्ट प्रोबेबल जो इवोल्यूशन की डेफिनेशन होना चाहिए वो यही रहती है, जिसको आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, तो ये जो इवोल्यूशन होता है, ऐसा कहा जाता है कि ये स्लोली होता रहा होगा, धीरे धीरे हुआ है और कुछ एलिमेंटल फोर्स रहे होंगे इसके पीछे, जिस वजह से इवोल्यूशन हुआ है। अब इवोल्यूशन की जब बात आती है तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का इसमें तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक आई थी, जिसमें डार्विन ने अपना वर्क पब्लिश करा था और इवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट उन्होंने ही सबसे पहले दिया था। अब यहाँ जो थ्योरीज है, जो कि 4 थ्योरीज रहती हैं बेसिकली जो हमें पढ़ना होती है। तो 4 थ्योरीज में पहली होती है थ्योरी ऑफ इटर्निटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये 4 थ्योरीज ऐसी हैं जो कि इवोल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसा हुआ होगा, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स कैसे हुआ होगा, उनको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो 4 ही मेन थ्योरी हमें पढ़नी होती है कोर्स के अंदर। थ्योरी ऑफ इटर्निटी की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ इटर्निटी हटन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स को देखें या यूनिवर्स में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स को देखें, ये सभी अनचेंजेबल है, ये चेंज हुए ही नहीं कभी। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर रन करता है, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप मास को बना सकते हो, ना आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड की ना कोई बिगिनिंग हुई है, ना कोई एंड होगा, ना कभी कोई शुरुआत रही होगी, ना इसकी कभी एंडिंग होगी। इस बारे में थ्योरी ऑफ इटर्निटी कहा जाता है कि आई थी। उसके बाद ये जो थ्योरी थी ये थोड़ी डाउटफुल थी, इरेटिक थी, देयरफॉर हम कह सकते हैं ये नॉन एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इटर्निटी, हटन ने दी थी जो कि। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आई, और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक स्पेनिश प्रीस्ट ने दी थी जिनका नाम था फादर सोरेस। 1548 से 1671 उनका टाइम पीरियड था। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्ल्ड है पूरा, ये 6 दिनों के अंदर बना होगा, जिसमें से जो फर्स्ट डे था उस दिन मेटेरिया प्राइमा को बनाया गया। मेटेरिया प्राइमा वो चीज थी जिससे कि जितने भी लिविंग बींग्स है इस वर्ल्ड के वो बने होंगे। तो चाहे कोई प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमंस है, यूनिवर्स है, जो भी चीज बनना है वर्ल्ड से रिलेटेड, वो इस मेटेरिया प्राइमा से बनी होगी। एक मटेरियल है बेसिकली। तो पहले दिन मेटेरिया प्राइमा बनाया गया। उसके बाद जो भी, तो ये मेटेरिया प्राइमा की बात हो गई। उसके बाद जो थर्ड डे आया,
थर्ड डे के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जितने भी प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट्स के एंसेस्टर्स हो सके, वो बने होंगे। तो थर्ड डे क्या हुआ, प्लांट्स और प्लांट्स के एंसेस्टर्स जो रहे होंगे उनका फॉर्मेशन हुआ। ये तो बात होगी थर्ड डे की। अब थर्ड डे के अंदर जब प्लांट्स बन गए तो जब फोर्थ और फिफ्थ डे आता है उस पर क्या हुआ होगा, तो फोर्थ डे के ऊपर कहा जाता है जितने भी एनिमल्स हैं वो फॉर्म हुए होंगे। फिफ्थ डे मैन फॉर्म हुआ होगा। यहाँ पर सिर्फ मैन की बात हो रही है क्योंकि पहले सब कहा उन्होंने फादर सोरेस ने कि सिर्फ पहले मैन ही फॉर्म हुआ होगा और वो भी एक स्पेशल सब्सटेंसेस से बना होगा। उसके बाद वुमेन बाद में बनी होगी अकॉर्डिंग टू दी विश ऑफ द क्रिएटर। कि एक जो क्रिएटर है उसने बस ऐसा सोचा होगा कि नहीं एक वुमेन भी होना चाहिए, फिर बाद में वुमेन का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा फादर सोरेस की थ्योरी कहती थी। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें जितना भी काम हो रहा है ये सारा, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटर वहां पे रहे होंगे। और ये जो थ्योरी है वो कहती है कि जो सुपर नेचुरल पावर है उसने हर चीज को, हर लिविंग बीइंग को क्रिएट करा था। जो जो चीजें आज जैसी हमें दिखाई देती है वो वैसी ही पहले शुरू दिन से वैसी ही रही होगी, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा। ये थ्योरी थी फादर सोरेस की और इस थ्योरी को बेसलेस प्रूव कर दिया गया इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो लास्ट में हम ये भी लिख देते हैं कि 19th सेंचुरी के मिडिल में, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इस थ्योरी को बेसलेस प्रूव कर दिया गया है और बिल्कुल गलत बता दिया गया है। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये जितनी भी इवोल्यूशन की थ्योरीज आई है ये ऐसे लोगों ने दी है जिनको गॉड के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो फादर सोरेस की थ्योरी को इसलिए डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो गॉड को नहीं मानते थे, इसलिए वो सारी थ्योरी वहां पर रिजेक्ट हो जाती है। थर्ड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, जो कि क्यूवियर ने 1762 का टाइम पीरियड जो है वो लिखा हुआ है। तो 1762 से 1832 तक उनका टाइम पीरियड था। तो क्यूवियर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें एकदम से कहीं ना कहीं सडन चेंजेस आए होंगे और अर्थक्वेक आए होंगे, जिस वजह से जो पूरा वर्ल्ड है धीरे धीरे कर उसके अंदर लाइफ इवॉल्व होती गई। अगेन एंड अगेन उसमें बार बार अर्थक्वेक आते थे। पहले एक वर्ल्ड था उसमें अर्थक्वेक आया, वो सही हुआ, ठीक होने लगा, फिर उसमें अर्थक्वेक आ गया, फिर वो सही होने लगा, फिर अर्थक्वेक आ गया। ऐसे करते करते सिर्फ अर्थक्वेक आते गए और इससे सडन चेंजेस आते गए, जिस वजह से लाइफ इवॉल्व हो गई। इसको कहते हैं क्यूवियर की थ्योरी, कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी। और उसका प्रूफ उनसे पूछा गया और इस कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी का जब क्यूवियर से प्रूफ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम पैलिएंटोलॉजी की स्टडी करते हैं वही इसका मेन प्रूफ रहेगा। जब हम आसपास हमारे फॉसिल्स को देखेंगे उनमें हमें कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जो कि जो आज के जीने वाले लिविंग बींग्स है उनके अंदर भी दिखेगी इन दी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो जो पुराने फॉसिल्स है और आज जो इस दुनिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है पैलिएंटोलॉजी की स्टडी के थ्रू। तो ये थी क्यूवियर की स्टडी। इनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, इन्होंने कहा अर्थक्वेक्स आए होंगे वर्ल्ड के अंदर, सडन चेंजेस रहे होंगे, सडन चेंजेस, उससे लाइफ इवॉल्व हुई होगी, लाइफ इवॉल्व, ये वाला पॉइंट उन्होंने कहा। और ये जो लाइफ इवॉल्व हुई वो अगेन एंड अगेन होती रही होगी, अगेन एंड अगेन, बार बार अर्थक्वेक आते थे, बार बार लाइफ इवॉल्व होती थी। उसका प्रूफ उनसे पूछा गया तो प्रूफ क्या दिया उन्होंने कहा पैलिएंटोलॉजी को देख लेना है, पैलिएंटोलॉजी जिसमें हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं, पैलिएंटोलॉजी। तो उन्होंने कहा जो फॉसिल्स होते हैं और आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे और उनके फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, यही प्रूफ है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एल्साइड डी ऑर्बिग्नी। उन्होंने भी इसी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर ही अपना थोड़ा सा रोल प्ले बताया। उन्होंने उनका जो टाइम पीरियड था वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1802 से 1857। तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ है सबसे पहले वो सिलूरियन पीरियड के अंदर क्रिएट की गई थी और ये जो क्रिएशन था वो पहले एंड हो गया क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आए, बीच बीच में ऐसी रुकावट आई, तो जो भी लाइफ सबसे पहले सिलूरियन पीरियड में आई थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद सेकेंड क्रिएशन फिर से आई जो कि डेवोनियन पीरियड में आई। इस तरह से क्रिएशन एक एक करके बढ़ती रही होगी, पहले क्रिएशन हुआ होगा, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, फिर से क्रिएशन हुआ होगा। और इस तरह से जो लाइफ है वो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर लिविंग बींग्स में आई होगी, जो कि आज हमें दिखाई देती है। तो एक तरह से उनकी थ्योरी भी कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर ही आ जाती है, इसलिए एल्साइड डी ऑर्बिग्नी की थ्योरी आप यहीं पढ़ोगे। और यहाँ पर याद क्या रखना है, पहली लाइफ, फर्स्ट लाइफ, यहाँ मैं लिखती हूँ फर्स्ट लाइफ सबसे पहले कब आ गई थी, सिलूरियन पीरियड में, सिलूरियन पीरियड में। उसके बाद पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, डिस्ट्रक्शन आया होगा तो डिस्ट्रॉय हो गया हर चीज। उसके बाद सेकेंड लाइफ कब आई, जब डेवोनियन पीरियड आया।
अब जब डेवोनियन पीरियड आया तो उसके बाद भी फिर से क्रिएशन हुआ होगा, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, और इस तरह से क्रिएशन डिस्ट्रक्शन को इनकी थ्योरी सपोर्ट करती थी। इसीलिए हम उसको इसी कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर ही पढ़ाई करते हैं। और आज जो हमें लाइफ दिखाई दे रही है वो उस डिस्ट्रक्शन के बाद आने वाला ही क्रिएशन हमें दिखाई देता है। ये सारी थ्योरी थी कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट थ्योरी रहती है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो वो जो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रहेगी वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे। आज हमने थोड़े बहुत कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन और जो थोड़ी जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अलावा थोड़ी पुरानी थ्योरीज है उनके बारे में हमने देखा। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।